शादी, विवाह, मैरिज एक ऐसा रिश्ता जो इंसान की जिंदगी को बना भी देता है और पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। हर इंसान के दिल में एक सवाल जरूर आता है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरा शादीशुदा जीवन कैसे चलेगा, वो चलेगा भी या टूट जाएगा। और इस सवाल का सबसे बड़ा राज छुपा है आपकी कुंडली के 7वें घर में। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इन सारी बातों को आपको यूं ही बता सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको डिसाइड करता है आपके लिए कि प्यार होगा या फिर सब जिम्मेदारियां मिलेंगी, इज्जत मिलेगी या बदनामी मिलेगी, शादी आपकी उड़ान बनेगी या फिर आपके लिए बोझ बन जाएगा। और सबसे खतरनाक बात कि ये सब लिखा हुआ है पहले से ही आपकी कुंडली के अंदर। बॉलीवुड में एक बड़ा अच्छा डायलॉग चलता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, पर एस्ट्रोलॉजी कहता है कि कौन पछताएगा और कौन मुस्कुराएगा ये भी ग्रह ही तय करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाने वाला हूं कि 7th हाउस के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं, वो किस तरह से आपके विवाह का पूरा खेल बदल देते हैं और आपके शादी की जो तस्वीर है वो आपके सामने ही पेंट कर रहे होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय में ही आप ये समझेंगे कि आपके रिश्ते की जो कहानी है, जो कि ग्रहों ने पहले से लिख दी है, वो आपके सामने जब आएगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, मैं जितना दिमाग मैंने अपने विवाह के लिए लगाया है ये सब पहले से ही 12/9/12 में लिखा हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं हम एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो, जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, इसलिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन दबा देना चाहिए, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विवाह से रिलेटेड कौन सा हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विवाह, पहला विवाह जो है, आज हम उसी की बात करेंगे। 7वां घर आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7th हाउस ये समझाता है कि आपका पार्टनर या फिर स्पेशली मैं कहूं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। देखिए, शादी से रिलेटेड कई सारे वीडियो मैंने पहले भी बताए हैं, जिसमें मैंने बीएनएन में एक बार आपको वीनस के और मार्स के जरिए आपका स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा वो समझाया है। दर कारका का कॉन्सेप्ट भी हमने इसी चैनल पे समझा है, जिससे कि आपके स्पाउस का नेचर, कैरेक्टर आपको समझ में आ जाता है। आज हम क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ के बारे में समझेंगे कि आपका स्पाउस जब आपके जीवन में आएगा तो जीवन में किस तरह की उठापटक आपकी मचेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप के जो कोर्स है, जो बिल्कुल लाइव है, जो 4 महीने का चलेगा, जिसमें आप मेरे सामने आएंगे और हम बैठकर एक साथ ज्योतिष के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे और बहुत ज्यादा रिसर्च पर भी ध्यान देने वाले हैं। यहां पर हम दशा सिस्टम समझेंगे, रेट्रोगेट कंबस्ट प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, एक्सॉल्टेड एबिलिटेड प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से आप किसी के जीवन के जो सवाल होते हैं, कब मेरी ग्रोथ होगी, कब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, मेरा विवाह वो ठीक नहीं चल रहा, उसको ठीक कैसे किया जाए, इंसान के जीवन और उसके घर में क्या रखा हुआ है, ये भी बताने की जो कला है ज्योतिष के जरिए, हम इसको सीखने वाले हैं। इसको हम प्यार से एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम कहते हैं। इसमें बहुत कुछ है हमारे साथ देखने और सीखने के लिए। जो सारी बातें मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म में लिखी हुई है, उसको जाइए जरूर पढ़िए और अपना वो फॉर्म भी भर दीजिएगा, ताकि मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। और 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक एस्ट्रोलॉजी और एक एस्ट्रोलॉजी प्रीमियम। तो ये 2 बैचेस की इनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है और 8 से 9 सीट्स जो है अब वो बची हुई हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के बाद ये कोर्स शुरू होने वाला है। तो आना अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका आपके सामने है। तो जाइए, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे और सबसे पहले ये समझते हैं कि 7वां घर और कुंडली के बेसिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे विवाह का घर कौन सा होता है और अपनी खुद की कुंडली में हमें इसे कैसे देखना है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए और वो चीज़ आप अपने हॉरोकॉस्मो ऐप से, जो कि अब और भी ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है और उसमें कई सारे नए नए फीचर्स और भी ऐड होते जा रहे हैं डे बाय डे, और ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो जाइए, आप ऐप स्टोर में आईफोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर, और एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में, और हॉरोकॉस्मो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये पहले आपकी डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स मांगने के बाद जैसे ही ये ऐप ओपन होगा तो सबसे पहले आपकी कुंडली आपको शो हो रही होगी, जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। अब इसमें 12 हाउसेज या 12 ब्लॉक्स आपको दिखते हैं और हाउसेज हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो फर्स्ट हाउस है वो फिक्स है, मेरा, आपका, हम सब का फर्स्ट हाउस यही होने वाला है। और इसी तरह से ये सेकंड है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, दिस इज़ योर फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, और ये रहा 7वां घर। 7वें घर की ही बात आज हम पूरे वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपने इंट्रो में भी समझा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है हर किसी के लाइफ का। ये आपके पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आपके स्टेटस को भी ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक किस तरह से आपको परसीव करेगी, लाइफ में कौन कौन आपका अपोनेंट बनेगा, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7वां घर है। आज हमारा जो मेन फोकस है बिजनेस और मैरिज को लेकर इस पे होने वाला है। तो
अब जैसे मेरा 7वां घर ले सपोज ये है, ये पता चल गया हमें। अब आपको जो चीज़ देखनी है यहाँ पर कि यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है या 2 नंबर लिखा है। यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 1 से लेके 12 तक का कोई ना कोई अंक यहाँ पे लिखा होगा। ये नंबर राशि का नंबर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी राशियों के नंबर, उनके इंग्लिश और हिंदी में नाम और उस राशि का मालिक कौन है ये भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख रहे हैं कि 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है और उसके मालिक सूर्यदेव हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के 7th हाउस में 5 नंबर लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके 7वें घर के मालिक सूर्य हैं, है ना। सिंपल बात है ये। किसी के अगर 7 लिखा होगा तो हम कहेंगे आपके 7th हाउस के मालिक शुक्र हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 नंबर तुला राशि पे आता है तो उसके मालिक शुक्र हो जाते हैं। किसी का अगर 11 नंबर लिखा होगा तो वही हम कहेंगे कि आपके 7वें घर के मालिक शनि हैं। अब हो सकता है कि आपका यहाँ पर नंबर कुछ लिखा भी हो और यहाँ पर भी कोई प्लैनेट बैठे हों, पॉसिबल है। लेकिन हमें कभी भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे हैं क्या ये भी मालिक है। नो, मालिक वही होगा जो कि राशि का मालिक है, वही आपके 7वें घर का मालिक है। चाहे ये खाली हो या फिर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हो, उससे अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ 7वें घर के मालिक शनि हैं क्योंकि 10 नंबर लिखा है और 7वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो आई होप अब तक आपको आपके 7वें घर के मालिक का हालचाल पता चल गया होगा या प्लैनेट कौन सा है ये तो पता चल गया होगा। अब आपको ये देखना है कि ये बैठा कहाँ पे कुंडली में जाके। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। अब 3 नंबर के मालिक बुध होते हैं और वो बैठे हैं जाकर 11th हाउस में। जैसे ये देखिए 11th हाउस है ये वाला, हमने यहाँ पे देखा। तो हम इसको कहेंगे कि 7वें घर का मालिक 11वें घर में या 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा होता तो 7वें घर के मालिक मंगल बन जाते और मंगल यहाँ बैठे थे, तो हम कह सकते हैं कि 7वें घर के मालिक 8वें घर में जाकर बैठ गए हैं। अब मान लेते मंगल यहाँ भी बैठ सकता था तो हम कहते हैं 7वें घर के मालिक 7वें घर में ही बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर भी बैठ सकता था तो हम कहेंगे 7वें घर के मालिक 12वें घर में बैठे हुए हैं। और कौन सा हाउस है, उसका क्या नंबर है, ये आप इस चार्ट से यहाँ से देख सकते हैं। हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं, राशियां बदलती रहती हैं, इसलिए हम में से अलग अलग लोगों का 7वें घर का मालिक अलग अलग हो सकता है। तो आई होप अब आपको 2 चीज़ें पता चल गई होगी। एक तो आपके 7वें घर का मालिक कौन है, दूसरी वो कहाँ पर जाकर बैठ गया है। ठीक है, अब हम अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं यहाँ से और बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके पहले घर में बैठ जाते हैं तो क्या होता है। आप अपने पार्टनर को या तो पहले से जानते हो या आप जैसे स्कूल में, कॉलेज में या किसी गेट टुगेदर में, पार्टी में कभी उससे मिल चुके होते हो, या फिर आपका परिवार उनके परिवार को पहले से कहीं ऐसे दूर के कनेक्शन से जानता हुआ होता है। ऐसा स्पाउस आप अट्रैक्ट करते हो। शादी के बाद आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी बदल जाती है, काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि याद रखिए 7वां घर अपोजिट है, टोटल अपोजिट है। ठीक है, पहला घर हम खुद हैं, 7वां घर हमसे टोटल अपोजिट आता है। इसलिए जब आपका विवाह होगा, जिनका 7वें घर का मालिक पहले घर में, आपका स्पाउस आपके जीवन में आएगा, वो आपको बदल देगा। वो आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल इतना टोकेगा आपको कि आप कहोगे कि मैं इसके अकॉर्डिंग बदल ही सकता हूँ। अभी तक जो आप कपड़े कहीं पर भी उतार के कहीं पर भी फेंक देते थे, अब जो स्पाउस आएगा वो टोकेगा आपको कि नहीं ऐसे मत करो, वो गीला टॉवल वहाँ मत रखो, अरे यार तुमने वो खाना खाया और खाने की प्लेट वहीं बैठ के नीचे छोड़ दी, उसे किचन में जाकर तुम्हें छोड़ना चाहिए था। इस तरह से वो आपको कई बार, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेरोगेटरी टोन में टोकेगा आपको, पर इसी तरह से आपको पूरी तरह से जैसा आपका रहन सहन था वो बदलने लग जाएगा। इवन यही स्पाउस आपको ज्ञान भी बहुत देगा, नॉलेज भी बहुत देगा और अपने पक्ष की जितनी चीज़ें उसे आती थी वो भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से भी बदलाव आता है। अब इसको कई लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर ना कंट्रोलिंग है। कई जगह पे आप देखोगे, सुनोगे भी कि 7th हाउस लॉर्ड जब 1st हाउस में बैठा तो लोग कहते हैं मेरा पार्टनर कंट्रोलिंग होता है। हाँ, कुछ हद तक आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है या फिर आप जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, आपका स्पाउस थोड़ा कंट्रोल रखना चाहता है अपने हाथ में, लेकिन पता क्या, आपको ना मज़ा आती है इसमें। तो जिनका भी 7th हाउस लॉर्ड 1st में होता है उनको ऐसा स्पाउस मिलेगा जो थोड़ा कंट्रोल करना चाहेगा, एंड दे एक्चुअली फील ओके कि यस चलो एक कोई है जिस पे हम लीन ऑन कर सकते हैं, जो हमारे सपोर्ट हमें कर रहा है, वो मेरे खाने का या फिर मेरे बिजली के बिल का या फिर मेरे बच्चों का मेरा ध्यान रख रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा है, तो इट्स ओके, उसको इतनी अथॉरिटी तो देनी ही चाहिए। ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है अपने विवाह में। स्टेटस अगर मैं देखूं, अगर आपका स्टेटस कम था तो इस विवाह के बाद वो और बढ़ जाएगा, और बहुत था तो हो सकता है कि विवाह के बाद बिल्कुल भी नीचे आ जाए। अब आपका स्टेटस, मान सम्मान
ऊपर से नीचे कहीं पर भी आ सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो जब सातवें घर के मालिक पहले घर में जाते हैं तो, और अगर वो मेलेफिक है या फिर मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आ गई है उसके ऊपर, तो नीचे जाता है। और अगर वो बेनिफिक है, जैसे कि जुपिटर है, वीनस है, मून है, मरकुरी है, ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटस बढ़ ही रहा है, आगे जा रहा है। बट मेलेफिक के एस्पेक्ट्स को भी देखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। पिताजी की आपकी जो तबीयत है, आप देखोगे जब आपकी शादी वगैरह फिक्स होने लग जाती है और पास आने लग जाती है, तो पिताजी के करियर में, उनकी हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उनकी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब हो जाती है। पार्टनर जो आपका है वो आपके जन्म स्थान से बड़े दूर कहीं पर पैदा हुआ होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि अपोजिशन है। ठीक है, आप पुराने टाइम में भी देखते थे, राजा से युद्ध करने दूसरे देश का राजा आ रहा होता था, अपोजिशन है वो, ठीक है, विरोध में है, वो विपक्ष में है। तो आप ये भी देखेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी दूर के जन्म स्थान, उसका जन्म स्थान आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर है। हो सकता है वो अभी आपके पड़ोस में रह रहा हो, अभी आपके पास रह रहा है, पर उसका जन्म स्थान का आपको चेक करना रहता है। आपका जो दूसरा बच्चा होगा, क्योंकि 7th हाउस सोज योर सेकेंड चाइल्ड, अब वो सातवें घर के मालिक पहले में गए, सातवां घर दूसरा चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है आपका, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पहला घर हम खुद हैं, हमारी पर्सनालिटी है। तो आपको पता है कि आपका जो सेकंड चाइल्ड है उसकी पर्सनालिटी आपसे बहुत मैच करेगी, उसका दिखना, उसका जो नाक नक्श बोलते हैं ना, वो आपसे मैच करेगा। इवन उसकी आदतें भी, हैबिट्स भी आपसे मैच करेंगी, और उसका कैरेक्टर और लाइफ को लेकर जो वर्चूज़ होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। ये होता है जब सातवें घर के मालिक पहले घर में बोलते हैं। क्या ये बहुत आइडियल पोजीशन है? क्या ये बहुत अच्छी पोजीशन है? आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको बदल रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत रिजिड है, जैसे अगर लगन में शनि आ गया है तो ये व्यक्ति बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत जल्दी बदलते नहीं हैं। काम में, वर्क प्रोफेशन में तो बदल जाएंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व या अपनी जो सोच है उसमें बहुत नहीं बदलते। 8 मूलांक वाले लोग हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 8 या 3 बार 8 आ जाता है, तो भी आप चेंज नहीं होना चाहते, आप जो कर रहे थे वो वही करते रहना चाहते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता है ना, पुराना होता है, शनि ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखिए आपके पापा, आपकी मम्मी, उनकी जो हैबिट्स बन गई थी, आप कितना बोल लो, अब वो नहीं सुधर सकते, उनका घड़ा पक्का हो चुका है। उन लोगों को इस पोजीशन से दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं पर अगर मरकुरी है, मून है, ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जुपिटर है तो अगर कोई अच्छे से काउंसलिंग करके बढ़िया समझाए तो ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वीनस है, प्यारे प्लेनेट है, ये है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये पोजीशन अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज ये पोजीशन जब आप रिजिड हैं तो आपको तकलीफ देने लग जाएगी। सेकंड है हमारा, अगर सातवें घर के मालिक आपके दूसरे घर में चले जाते हैं, 7th हाउस लॉर्ड गोइंग टू द मनी हाउस, ठीक है, तो एक चीज़ तो हमको बड़े अच्छे समझ में आ जाती है कि पार्टनर के जरिए आपका धन का थोड़ा सा फायदा होने वाला है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि आफ्टर योर मैरिज यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज और राइज इन योर मनी। आपके जो धन के मामले हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट बदलाव देखने को मिलता है। आपका जो पार्टनर है उसकी वजह से अब अपनी फैमिली में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए हैं। अब आप ये समझ रहे हैं ना, ये इसमें क्यों होने लग गए हैं? क्योंकि पहले तो परिवार में जो चलता था वो चल रहा था, लेकिन अब जैसे आपका स्पाउस आया आपकी लाइफ में, अब आप और ज़्यादा फैमिली अफेयर्स, फैमिली के जो मैटर्स हैं उसमें जाकर, क्योंकि अब स्पाउस भी इन्वॉल्व है उसमें, तो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, काफ़ी आप समय देने लग गए। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। अगर प्लैनेट्स मेलेफिक हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे पॉजिटिव है तो आप हंसी खुशी और प्लानिंग के लिए परिवार के साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। शादी के बाद ये जो नेटिव होता है, इसकी फूड की जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल बदल, जैसे फाइनेंस भी बदल रहा है, सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स भी होती है, तो आपका खाना पीना, खाने पीने के जो शौक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदलते हैं। कई सारी नई डिशेस ट्राई करना, खाने का जो रूटीन होता है वो भी बहुत बदलता है। पार्टनर यहाँ पर कोशिश करेगा कि आपके पैसे को वो खुद कंट्रोल करे, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। पार्टनर बस ये चाहता है कि पैसे ना थोड़े से हमारे पास और आए, पैसे का थोड़ा सा दबदबा हमारे लाइफ में और बढ़े। और आप देखोगे कि आपका पार्टनर आपको कई सारे राय मशवरे मनी को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, बजटिंग को लेकर, इस तरह के आपको दे सकता है। जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका स्पाउस होगा, उसे आप देखेंगे, क्योंकि ये धन का भाव है, बड़ा वैसे तो मारक भाव भी यही होता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपकी फैमिली में आपकी मैरिज को लेकर कई सारे राज, कई सारे सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सातवें से दूसरा घर 8वीं पोजीशन पर आता है, और 8वीं पोजीशन सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब आप ये भी चीज़ देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है उसको फाइन लग्जरी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, उसके जो जीवन के शौक हैं वो, मतलब बेसिकली क्वालिटी को बहुत इंजॉय करता है। हर चीज़ मुझे बेस्ट क्वालिटी की चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का शौक है, अच्छे कपड़ों का शौक है, और ज्वेलरी का शौक है, आईफोन्स का शौक है, इस तरह का शौक
लॉक आप अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के अंदर देखोगे। नेटिव यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने लग जाता है और ये चीज़ इसके रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती है। लड़ाई झगड़े करने का भी यही संबंध होता है कि चलो बैठ के बात करते हैं, अरे नहीं करनी बात, थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए ये इसलिए कई बार बात करने से चीज़ें सॉल्व होती है, पर बहुत कई बार बस अकेला बैठना होता है। आपको किसी से बात करने की या किसी के ज्ञान की या किसी के लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो आप ज़रूर रिलेट करेंगे। आप चाहते हो भी लड़ाई झगड़ा हुआ कि मैं थोड़ा अपने काम में व्यस्त हो जाऊँ, थोड़ा बिजी हो जाऊँ, मेरे पास आके समझाओ नहीं आप। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि कई बार तो बात होगी तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बट कुछ समय ऐसे भी आएंगे कि बात आप करना ही नहीं चाहोगे और आपका स्पाउस बात करने आएगा तो आप चिड़चिड़ा जाओगे। फैमिली में इन्वॉल्वमेंट और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। फैमिली मैटर्स में आपका जो घुलना मिलना है वो भी इंक्रीज होगा अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं विवाह के घर के स्वामी यानी कि 7वें घर के मालिक तीसरे घर में चले जाएंगे तो क्या होगा। एक तो यहाँ पे इस सिचुएशन मिलती है कि आपका जो स्पाउस है वो आपके दोस्तों या रिलेटिव्स के आसपास या उनसे संबंधित कहीं से आपको मिलेगा। जैसे दोस्त का दोस्त था या किसी रिश्तेदार का कोई नोन था, उसकी बेटी थी या बेटा था और वहाँ से फिर आपका रिश्ता बन गया। आपका जो स्पाउस है ये भी देखने को मिलता है क्योंकि जो तीसरा घर है वो नेबरहुड है, आसपास की जगह को बताता है। तो जब 7th हाउस लॉर्ड तीसरे घर में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में ही विवाह करता है और वहीं रहता भी है, मोस्ट प्रॉब्ली, नॉट ऑलवेज। बट जन्म स्थान अगर आप देखोगे तो हो सकता है वो घर के आसपास था, या फिर जन्म स्थान नहीं तो उसका घर आपके घर से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, फिर आपका विवाह हुआ उसके साथ। शादी में थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी सोच मिलती नहीं है अपने पार्टनर से, और एक सोचता है कुछ और दूसरा कुछ और। इवन आप ये भी देखोगे कि आपका जो स्पाउस है वो बोलता कुछ और है और उसके एक्शंस कुछ और नज़र आते हैं। जैसे कि अरे बेबी बस मैं तुम ही से प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, तुम ही तो जान हो ज़िंदगी, तुम ना हो तो ऑक्सीजन ना मिले मुझे। लेकिन जब बात आती है केयर करने की, जब बात आती है अटेंशन देने की, जब बात आती है समय देने की, तो भाई साहब गायब है वहाँ पे। तो यही है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है, इस तरह का भी आपको देखने को मिलेगा। और बोलेगा बहुत आपका स्पाउस क्योंकि 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में वो माहिर है, मैनिपुलेशन में भी वो माहिर है। कई बार आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि वो कब आपको मैनिपुलेट करके चला गया, और बाद में अगर आप ये वीडियो देखने के बाद रियलाइज़ करोगे तो हाँ, कई बार वो आपके ब्रेन से, दिमाग से खेल कर चला जाता है। इवन मैं ये नहीं कहूँगा सारी गलती आपके स्पाउस की भी, आप भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया आदमी नहीं हो। अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है तो आप ना बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो कि आपको जब फ्री टाइम चाहिए तो आप वो खुद ही समझ जाए और आपको फ्री टाइम दे दे, और जब आपको बातें करनी है, खेलना कूदना है, एंजॉय करना है, तो फिर उस समय उसका मूड कैसा भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी इससे बात, वो आ जाए बस आपसे बात करने। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर या स्पाउस को लेकर वो थोड़ी सी हाई है, थोड़ी से ज़्यादा हाई है, जिस वजह से आपका स्पाउस भी नखरे करता है और बातें घुमाता है। अब जाकर दोनों बातें कनेक्टेड हो जाती हैं। पर आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक दोस्ती जैसे डेवलप होगा, एक फ्रेंडशिप जैसा डेवलप होगा। और आप ये देखोगे कि आपका स्पाउस ओवर द नॉट इनिशियल फेज ऑफ लाइफ, आपकी अगर लव मैरिज हुई है तो ठीक है, तब जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये पाओगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 3 से 4 साल के बाद, कि आपका स्पाउस अब बिना कहे आपकी बातें समझ जाता है। वो चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पढ़ने लग गया है, समझने लग गया है। और अगर लव मैरिज है तो इसी वजह से शायद आपने उससे शादी करी, प्यार किया और आगे अपना जीवन बढ़ाया, क्योंकि आपको यही एक क्वालिटी चाहिए अपने स्पाउस के अंदर कि वो आपके माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सके। यहाँ पे जो विवाह होता है वो लॉन्ग टर्म स्मूथ चलता है क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो एडजस्ट करने का नेचर उसके अंदर होता है। इवन यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि 7th हाउस लॉर्ड जब 3rd हाउस में बैठते हैं तो आपका जो पार्टनर था वो कोई ऐसे बहुत बड़ी या रिच फैमिली से नहीं आता, आपसे उसका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपसे विवाह करने के बाद उसको सारे सुख मिलते हैं, उसका लक, उसका भाग्य चमक जाता है। इवन उसका क्या, आपके जो इन लॉज होंगे उसका भाग्य भी आपसे विवाह करने के बाद थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। यहाँ पे जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते और लॉजिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, थोड़े बहुत ही धार्मिक होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते और लॉजिक या प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। पार्टनर एडजस्टिंग नेचर का मिलेगा आपको, लेकिन मैरिज में एक डर भी आपको रहता है हमेशा अपने विवाह के अंदर। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है, बात जो आपके पार्टनर की आपको खाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, आप उस पर बहुत हार्डवर्क करोगे उसको रिजॉल्व करने की, पर वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं होगी। एक कोई बात आपके विवाह में ऐसी देखने को मिलेगी। शादी के बाद जो स्पाउस है उसका भाग्य बढ़ेगा, उसको तरक्की भी वो बहुत करेगा। जैसे पहले काम नहीं करता था लेकिन आपसे विवाह करने के बाद अब वो काम करने लग गया, या फिर आपके बिजनेस में साथ देने लग गया है, या फिर आपसे विवाह हुआ तो जो स्पाउस है उसके फादर की तरक्की, उनके परिवार की तरक्की होने लग गई। ऐसे भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे।
कंधे से कंधा मिला के चलने वाला स्पाउस ये सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में दे देता है। आगे चलते हुए बात करते हैं, अगर आपके सातवें घर के मालिक चौथे घर में फोर्थ हाउस में बैठ गए हैं तो क्या होगा। देखिए ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, सबसे पहले तो शादी के बाद ना रहने की जगह बदलेगी, घर बड़ा बनेगा, 2 BHK से 3 BHK में जाओगे, या फिर शहर बदल जाएगा आपका, देश भी बदल सकता है। तो रहने की जगह को ये स्पाउस बदलता है और कहीं ना कहीं रहने की जगह को लेकर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पार्टनर केयरिंग नेचर का मिलेगा और आप विवाह के बाद काफ़ी ज़्यादा सुख भोगोगे। बस मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर ना आ जाए, अदरवाइज ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। शादी होने के बाद इंसान सुख बहुत ज़्यादा भोगता है। जैसे मेरी कुंडली में अगर सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है ना, तो मैं सुख भोगूंगा आफ्टर मैरिज ज़्यादा। जैसे मेरी लाइफ में स्पाउस एंटर होगा, फोर्थ हाउस लग्जरी का है, कंफर्ट का है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और घर का है, परिवार का है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। रिलेशनशिप में इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करेंगे। वैसे सभी रिलेशनशिप्स में इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहीं पर इसमें तो बहुत ज़्यादा ही करेंगे इस पोजीशन में। अगर यहाँ पर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप या फिर आप देख रहे हो कि पंडित जी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई पर मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया, तो डेफिनेटली आप ना या तो साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, या फिर आप साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में कहीं आपने अपना बेडरूम बना लिया है, वहाँ पर आप सो रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। वास्तु दोष है सिंपली जो पपड़ी पड़ जाए दीवारों में, वो भी वास्तु दोष है। कहीं पानी का लीकेज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, वो भी वास्तु दोष है। नॉर्थ ईस्ट में आपके लाइट नहीं आती है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी वास्तु दोष आता है। कई तरह के वास्तु दोष होते हैं, पर ये मैंने कुछ कॉमन से बताए हैं। इस वजह से आप अपनी मैरिज में डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं। और आप ये भी देखोगे जैसे जैसे आप जगह बदलते जाओगे, जैसे बहुत बार तो नहीं बदलता, एक बार सिग्निफिकेंटली बदलता है, 2 बार भी बदल सकता है व्यक्ति आफ्टर मैरिज अपनी जो जगह है रहने की। जैसे जैसे आप जगह बदलते जाते हो, आपकी मैरिज की जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होती जाती है, क्योंकि चौथा घर घर को ही दर्शा रहा है। अब घर जैसा है, घर जैसा मतलब घर का वास्तु जैसा है, उस हिसाब से आपका जो विवाह है, वो मैरिज है, वो बदलती चली जाती है, डायनामिक्स चेंज होते चले जाते हैं। शादी के बाद जो नेटिव है उसकी पर्सनल लाइफ और सोशल स्टेटस में राइज देखने को मिलता है। यानी कि अगर मेरा सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो मैं राइज करूंगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, लोग मुझे अब ज़्यादा सम्मान देंगे, मैं एक अच्छे पद पर जाकर बैठूंगा। तो ये है सातवें घर के मालिक जब फोर्थ हाउस में चले जाते हैं। अब आप जानते हो यहाँ पे चौथा घर आपकी माता जी का है, तो आपका स्पाउस माता जी के घर में आया तो इसमें कई तरह की प्रेडिक्शंस बनती हैं। एक तो माँ की तरह केयरिंग होगा और आपका भला चाहेगा, जैसे मम्मी चाहती हैं। आपकी मदर और आपके स्पाउस के बीच में एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलेगा। अगर मेलेफिक की दृष्टियां आ गई तो भी संबंध देखने को मिलेगा, लेकिन अब घनिष्ठ नहीं है, अब थोड़ा सा विरोधी वाला संबंध है। तो इस तरह से हॉरोस्कोप को जज करना है आपको। आगे बढ़ते बात करते हैं सातवें घर के मालिक जब पांचवें घर में आकर बैठ गए तो क्या हुआ। अब आमतौर पे ये पोजीशन बड़ी प्यारी और बहुत अच्छी बोली जाती है, क्योंकि पांचवा घर इज ऑल अबाउट फन, रोमांस, इंटेलिजेंस और मेंटल पीस। तो ये व्यक्ति अपने शादी में, अपने विवाह में मेंटल पीस खोज रहा है, प्लस इसको अपने विवाह में काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, और आफ्टर मैरिज भी इसका गेन और प्रॉफिट यहाँ पर होने लग जाता है। और जो स्पाउस मिलता है वो काफ़ी इंकरेजिंग नेचर का होता है, वो आपको ना मोटिवेट करता है, आपको सपोर्ट करता है, और आपको चल चल लड़ाई हो जाएगा, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस टाइप का उसका व्यवहार रहता है। स्पाउस जो है वो आपके लिए नेम, फेम और जैसे मैंने कहा गेन्स और प्रॉफिट का कारण बनता है, बदनामी का भी कारण बन सकता है अगर मेलेफिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएं आपके पांचवें घर के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि सातवें घर के मालिक बुध थे, वो पांचवें घर में जाकर बैठ गए, लेकिन इस बुध को मंगल भी देख रहा है, इस बुध को शनि भी देख रहा है, और राहु भी देख रहा है या साथ में बैठा हुआ है। तो अब यही चीज़ नाम और इज्जत बहुत ज़्यादा ना बढ़ने से कम होने लग जाएगी, सोसाइटी में इज्जत आपकी घटने लग जाएगी, जिसे कहते हैं यश मिलेगा, यहाँ पे कहूँगा मैं अपयश मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नाम और इज्जत सब सम्मान अकॉर्डिंगली आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके स्पाउस को आप सम्मान दें, अगर आप अपने स्पाउस को खूब इज्जत दें और दुनियादारी और समाज सोसाइटी में उसको बिल्कुल भी उसको कुछ गलत ना बोलें, मतलब जैसे होना चाहिए एक आइडियल रिलेशनशिप, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो काम है वो भी इंक्रीज होता है। अब ऐसे लोगों की जो डिज़ायर होती है अपने मैरिज को लेकर वो है कि दे वांट रोमांस, दे वांट प्लेफुलनेस, दे वांट कि मेरा जो पार्टनर हो ना उसके साथ में जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते कि एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, इस टाइप का रोमांस करे मेरे साथ, थोड़ा फिल्मी टाइप का। ये इस चीज़ को चाहते हैं अपने पार्टनर के अंदर। अगर पार्टनर ये चीज़ देता है तो बहुत अच्छी इनकी मैरिड लाइफ जाएगी, नहीं देता है तो ये इंकरेज करेंगे उसको कि ऐसा हम करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। इनको अपने पार्टनर के साथ ना खूब इंजॉय करना है अपनी पूरी लाइफ में, और किसी को ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, अपने
पास ही अपने हिस्से की जो यादें हैं वो अपने हिस्से तक रखनी है। शादी इनके लिए बहुत एक कार्मिक बॉन्ड जैसी फील होती है। ऐसा आपको कई बार फील होगा अगर आपका 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है कि जो मेरा विवाह है, जो मेरी मैरिज है, ऐसा क्यों लगता है कि यार ये पिछले जन्म का रिश्ता है। जब आप उस व्यक्ति से मिले होंगे तब भी आपको ये महसूस हुआ होगा कि यार इसके साथ जेल अप करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इट फील्स लाइक यार हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, इतनी जल्दी हम जो जेल हो गए, हम इतनी जल्दी जो हम एक दूसरे को समझने लग गए। लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे आपके, क्योंकि पाँचवां घर प्लेफुलनेस का है, तो खेल खेल में चोट लगी जाती है। तो आप देखोगे कि आपके लड़ाई झगड़े मतलब सुबह एक लड़ाई, शाम को एक लड़ाई, रात में फिर से मिट्टी हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। या रात में लड़ाई करके सोए, सुबह फिर से अचानक से सब भूल गए कि रात में कितना हमने कलह मचाया था। तो इस तरह की रिलेशनशिप भी देखोगे, इसे मैं लव हेट का रिलेशनशिप कहूँगा, पर मज़ा बहुत आता है, आनंद लेता है ऐसा व्यक्ति अपने विवाह की, अपने पार्टनरशिप की। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ आप देखोगे एक कंपेनियन की तरह, एक पार्टनर की तरह नहीं, एक कंपेनियन की तरह हर तरह से आपका साथ देने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो ये है, अगर आपके 7वें घर के मालिक 5वें घर में बैठे हैं तो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 7वें घर के मालिक 6ठे घर में आ गए। तो पहला जो इंडिकेशन इससे मिलता है कि विवाह का घर का मालिक अपने से 12वें पर आ गया। कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें पर आता है तो वो अपने हाउस का नुकसान करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 7वें घर के मालिक शनि थे और वो आ गए 6ठे घर में, तो शनि अपने से 12वें पे आ गए हैं। अब जो 7वां घर है इसको डैमेज करेंगे शनि, कोई भी प्लेनेट हो वो डैमेज करेगा। कैसे होगा डैमेज, अब इस रिलेशनशिप में थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको अपने स्पाउस के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जीवन जीने का या जीवन को देखने का जो नज़रिया है ये फिर टोटली डिफरेंट आपको आपके स्पाउस के साथ मिलेगा। इवन कई केसेस में, नॉट ऑलवेज बट कई केसेस में ये डाइवोर्स की या सेपरेशन की सिचुएशन बनाता है, क्योंकि 11 जो 6th हाउस है ये शत्रु का घर है, ये कोर्ट कचहरी का घर है। तो विवाह के मालिक जब कोर्ट कचहरी के घर में आए तो कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप्स में आएगी, इन्वॉल्व होगी, और वो आपकी सुलह कराने की कोशिश करेगी। कोर्ट में भी यही होता है, या फिर आपके घर में भी आप देखोगे कि कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग आएंगे और कहेंगे अरे लड़ाई झगड़ा माफ़ करो और अब एक दूसरे के साथ रहो, लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती, और रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जितना मेलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा उतनी ही ये चीज़ सीवियर होती चली जाएगी, और जितना बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतनी ही आप कम चीज़ देखोगे। मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ बड़ी कॉमन नोट की है कि अगर आपका स्पाउस सेवा भाव वाला होता है, यानी कि वो मंदिरों में ईश्वर की या रिलीजियस प्लेसेस में या आश्रमों की सेवा खूब करता है और उसके मन से ये आता है, कोई फोर्स नहीं है, तो रिलेशनशिप बेहतर चलता है, अच्छा चलता है। या फिर आपका जो स्पाउस है वो किसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट से या फिर लोन के डिपार्टमेंट से या किसी तरह से लॉ के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो भी रिलेशनशिप बेहतर या ठीक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आफ्टर मैरिज आपके जो स्पाउस की है वो कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए तबीयत में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है आप देखोगे उसके साथ जो लाइफ है, पूरी लाइफ है, उसमें कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आप और वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि वो लंबे टाइम के लिए अपने मायके चले जाती हैं, या फिर आप लंबे टाइम के लिए बिजनेस के लिए या काम के लिए थोड़ा सा दूर चले जाते हो। तो साल में कई बार ऐसे 2-3 इवेंट होते हैं जब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, एक दूसरे से दूर रहते हो, और ऐसे इवेंट होना बड़े ज़रूरी है आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप आपको चाहिए फॉर योर सेल्फ और फॉर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ और फॉर रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि हाउ मच यू लव योर स्पाउस। ये इतना गैप आपको यहाँ पे चाहिए होता है, और अगर नेचुरली आपको ये गैप मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद क्रिएट करिए कि जाओ 2 महीने घूम के आओ मम्मी के पास, 2 महीने मैं यहाँ पे रह लूँगा। इस तरह के गैप क्रिएट करते रहिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे जो आपका स्पाउस है वो समझदार बहुत होता है, ठीक है, और वो रिश्ते को चलाने के लिए काफ़ी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेगा, काफ़ी अपनी समझदारी का उपयोग करेगा। लेकिन फॉर द हेल्थ ऑफ बोथ द पार्टनर, पहले तो मैं कहूँगा जो स्पाउस है उसकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्थ पे भी आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि आपकी तबीयत खराब हुई या कोई बीमारी हो गई आपको, या फीवर आ गया, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट हुआ, शादी के बाद छठा घर एक्टिवेट हुआ है, तो छठा घर कहीं ना कहीं से आएगा। इवन आप ये भी देखोगे अचानक से आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो अब आपको दुश्मन की तरह देखने लग गए हैं, या फिर आपकी टांग खींचने की कोशिश करने लग गए हैं, क्योंकि छठा घर शत्रु का है। आफ्टर योर मैरिज आप कोई लोन भी ले सकते हैं। आफ्टर योर मैरिज आप देखोगे कि घर लेने के लिए
लिए या फिर कोई गाड़ी लेने के लिए आपने लोन भी लिया है और आपका पैसा खर्च हुआ है थोड़ा सा, ये 1 साल के अंदर ही इनमें से कई सारे सिम्टम्स आप देख लोगे अगर 7वें घर के मालिक छठे घर में बैठे हैं। बचने की रेमेडी भी मैंने आपको बता दी है और समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 7वें घर के मालिक अगर 7वें घर में खुद में बैठ जाएं तो एक्चुअली में ये बहुत एक पावरफुल पोजीशन होती है। स्पाउस एग्जैक्टली वैसा होता है जैसा शायद आप चाहते थे। 7वें घर के मालिक जब पहले घर में बैठे थे तो स्पाउस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले में बैठे 12वें घर में बैठे तो डिफरेंट होगा, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये पोजीशन श्योर कर देती है कि आप जहाँ शायद मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कहूँ तो जैसा चाहिए था आपको, यानी कि कई बार हो सकता है कि हमें चाहिए कि टॉल डार्क और हैंडसम हो, बट कुदरत को ये पता है कि भाई टॉल डार्क हैंडसम होगा तो सिर्फ तुमसे अकेले प्यार नहीं करेगा, कहीं उस प्यार करेगा। आपको थोड़ा कम हाइट का है, थोड़ा सा चबी है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, तो कुदरत आपको बेहतर पार्टनर दे देती है और आपको एक्चुअली में वो बाद में जाकर ठीक लगेगा, पसंद आएगा। उसकी पर्सनालिटी या थॉट प्रोसेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैशेस नहीं देखने को मिलेंगे अनलेस अनटिल ये सूर्य या फिर शनि ना हो। अगर सूर्य है, शनि है, या फिर मैं कहूँगा अगर मून भी है, चंद्रमा भी है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस। अदरवाइज ये ओके ही होता है। यहाँ पर जो स्पाउस है वो एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है जैसा आप चाहते होते हो। मैरिज ना बैलेंस्ड और लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर रहती है। शनि अगर यहाँ पे बैठे तो मैरिज के शुरुआती सालों में, शुरुआत के 2-3 सालों में बड़ी दिक्कत आती है और उसके बाद जाकर यहाँ पे चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग और बैलेंस होती है, क्योंकि तब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि भैया अब जो मिल गया इसी के साथ काम चलाना है। इवन अगर मैं बिजनेस की बात भी करूँ तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी यहाँ पर आपको लाभ होता है और अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और क्वालिटी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। लेकिन स्पाउस या फिर पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का आपको मिल सकता है। आप ये भी देखोगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है या तो आपके पिताजी के साथ बड़े अच्छे हैं या फिर आपके स्पाउस के साथ बड़े अच्छे हैं, कि दोनों में कोई बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज़्यादा एनर्जी जा रही है या दूसरी तरफ ज़्यादा एनर्जी जा रही है, फादर या फिर स्पाउस के बीच में। ऐसा भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। आमतौर पे ये माना जाता है ज्योतिष में कि अगर कोई हाउस लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठा है तो एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ वो प्रोटेक्ट करेगा उसको। बट इस पोजीशन में यहाँ पे प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप कई लोगों को देखोगे जिनका 7th लॉर्ड 7th में ही बैठा है, वो कहीं ना कहीं से एक अधूरापन विवाह में अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा मन में बात रह जाती है कि यार शादी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, अच्छी हो सकती है। यहाँ पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती। तो विवाह ना एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती है और इसको कुंडली में पढ़ना थोड़ा सा इसी तरह पढ़ा जाता है कि हमें हर एक चीज़ को कम से कम ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके 7वें घर के मालिक 8वें घर में चले गए हैं तो क्या होगा। तो 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, उठापटक है, पेन है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, सब कुछ है 8वां घर। अब जब 7वें विवाह का मालिक 8वें घर में गया तो इसे बहुत अच्छा नहीं मानते, या 8वें का मालिक 7वें में भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा इसको खास नहीं माना जाता है। आपकी जो शादी होगी ना वो बड़ी उठापटक के बाद होगी, जैसे कि कई सारे रिश्ते आए आपने कैंसिल किए और जिससे आप विवाह करना चाहते थे घर वाले उसके खिलाफ हो गए एकदम से, और शादी होते 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 एकदम से नहीं हुई आपकी, और इस तरह की कई सारी अजीब सिचुएशन आपके विवाह होने से पहले ये सब क्रिएट होंगी। पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में आने के बाद कई सारी तरह की खुद ट्रबल फेस करेगा, क्योंकि 7th हाउस इज योर स्पाउस, वो जा रहा है 8वें घर में, तो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो आपके स्पाउस को फेस करनी पड़ेंगे। और जब स्पाउस प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप कैसे बचोगे, आप भी उसका हिस्सा बन गए। अब उसकी हेल्थ खराब है, उसको बार बार प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल बहुत उसके खराब है, पैसों का इशू उसको रहता है, तो आप ही को तो टेक केयर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये दोनों ही जुड़ जाते हैं। विवाह एक ऐसी चीज है ना कि अगर किसी एक को दिक्कत हो रही तो दूसरा उससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता। दूसरा कहेगा नहीं तुम्हें दिक्कत है, मैं तो बहुत मजे में हूँ, ऐसा नहीं होता। उसकी हेल्थ खराब हो, पैसों की उसको कोई तंगी हो तो भी आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इवन पार्टनर की फैमिली में भी आप देखोगे कि वहां पर भी लोगों को आपको हेल्प करनी पड़ती है। इवन क्योंकि 8th हाउस जो है वो इन लॉज का भी हाउस होता है, तो जब 7वें घर के मालिक 8वें घर में आए तो ऐसा व्यक्ति अपने इन लॉज को खुश रखने के लिए या उनको प्लीज करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। फोन कॉल करना, उनको विशेस देते रहना, या फिर उनके साथ एक एक्स्ट्रा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, ये भी देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए कहीं ना ये अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट हो जाए जैसे सैटर्न है, तो फिर आप अपनी इंटीमेट लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देखोगे और आप अपने इन लॉज के साथ भी डिस्टर्बेंस देखोगे। आफ्टर योर मैरिज, आपके विवाह के बाद इन लॉज में से किसी की तबीयत बड़ी खराब हो गई या फिर किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया अचानक से,
ये भी देखने को मिलता है। ऐसे लोग ना बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं अपने विवाह में या अपनी शादी की बातें या अपने मैरिज के अंदर जो चल रहा है उसकी बात बहुत खुलेआम पे नहीं करते। इवन शादी के बाद की तो छोड़िए, ये शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा अपनी मैरिज की बातें लोगों से नहीं करते। ये इसको एक कहीं न कहीं एक सीक्रेट, एक छुपी हुई बात भी रखना चाहते हैं। इनका स्पाउस कैसा है और उसके साथ इनके रिश्ते कैसे हैं, इनके घर में क्या चल रहा है, दे डोंट ओपन वेरी ईज़िली। कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास और घनिष्ठ होगा, शायद उसी के साथ ये शेयर करें, अदरवाइज़ ना के बराबर ही अपनी मैरिड लाइफ़ की बातें शेयर करते हैं। यानी कि जिसका जिसका 7th लॉर्ड 8th में बैठा, मैं उसके लिए ये बात बता रहा हूँ। स्पाउस की अब ज़िंदगी लॉन्ग लाइफ़ हो जाती है इससे, क्योंकि जो 8वां घर है वो दीर्घ आयु का भी घर होता है। तो चैलेंजेस तो वो फेस करेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी वो फेस करेगा स्पाउस आपका, लेकिन उसकी उम्र भी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तभी वो आपको मिला हुआ है इस लाइफ़ में। 7वें घर के मालिक जब 8वें घर में बैठते हैं तो आप देखोगे आफ्टर मैरिज आपका जो एक ज्ञान को प्राप्त करने की जो भूख है वो जो हंगर है ना वो इंक्रीज़ होता है। आप में से कई लोग जिनका 7th लॉर्ड 8th में बैठा है या 8th लॉर्ड 7th में बैठा है, आप देखोगे आपने ज्योतिष में दिलचस्पी आपने मैरिज के बाद ही शुरू हुई है, शादी के बाद ही शुरू हुई, या फिर स्पाउस कारण बना है, ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो या किसी तरह की साधना है, कोई जो जिन्हें हम रहस्यमयी विद्याएँ कहते हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी वहाँ से शुरू हुई है। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, अगर 7th लॉर्ड 8th में है और आपका स्पाउस जो है वो चैरिटी भी करता रहे टाइम टू टाइम, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल और काफ़ी ठीक रहती है। या फिर वो एस्ट्रोलॉजी सीख ले, ज्योतिष सीख ले या किसी तरह की इस तरह की विद्या सीख ले जो कि रहस्यमयी मानी जाती है, तो भी आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। जब मैं अकल्ट गुरुकुल पे अपनी क्लासेस लेता हूँ तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिंक में आना अपनी कुंडली के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी कुंडली की बात मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 7th लॉर्ड 8th में हो, 12th में हो, 6th में हो, वो जो कह रहा है आप खुद सीखिए पहले और फिर अपने स्पाउस को बताओ कि ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने जीवन में अगर लाएँगे तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। और मेरे स्टूडेंट जब ये करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे और बेहतर आते हैं। तो ये है 7वें घर के मालिक जब आपके 8वें घर में चले जाते हैं। अब आते हैं एक और पोजीशन है, 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है तो लकी है पहला। तो आपका जो पार्टनर है जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा तो वो उसका भी भाग्य बढ़ेगा और उसका भाग्य बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स आपको भी फ़ायदा होगा। आप भी ये एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ, आफ्टर मैरिज ना चीज़ें काफ़ी सही हो गई हैं, काफ़ी बैलेंस हो गई हैं, लक अब मेरे फ़ेवर में आ गया है। शादी के बाद जो नेटिव होता है उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसका स्टेटस दोनों की ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पाउस बिज़नेस या फिर सेम प्रोफ़ेशन की फ़ील्ड से भी आपको मिल सकता है कि जैसे कि आप जो काम कर रहे हो उसी से मिलता-जुलता काम आपका स्पाउस कर रहा है। आप जिस बिज़नेस में हो उसी से मिलता-जुलता कोई बिज़नेस आपका स्पाउस कर रहा है, या फिर वो आपके बिज़नेस या में ही पहले आया था, एंटर हुआ था, कुछ काम आपके लिए किया था उसने और फिर आपसे उसका प्रेम हुआ और आप विवाह की तरफ आगे बढ़ गए। ऐसा देखने को मिलता है अगर आपके 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठे हैं। पार्टनर जो होता है ना वो कई सारी वैल्यूज़ वाला पार्टनर आपको मिलता है कि मतलब सही गलत को लेकर, उसके जीवन को लेकर कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और वो उस पे टिका रहता है कि मतलब ये गलत है और ये सही है। मतलब लाइक आपका पार्टनर ये कह सकता है ना कि मुझे कोई गलत बोलेगा ना, तो मैंने हमेशा किसी ने अगर मुझे बेवजह गलत बोला, मैंने रिप्लाई किया, ये मेरी वैल्यूज़ हैं। तो आपकी फैमिली में भी अगर कोई मुझे गलत बोलेगा तो मैं ज़्यादा दिन नहीं सुनूँगी या सुनूँगा, मैं उसकी रिप्लाई करूँगा क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपने प्रिंसिपल से अलग नहीं हटता। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे हर अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। अब ये जो कपल है जिसका जैसे मान लेते हैं आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, आपका विवाह होता है, तो आप दोनों साथ में मिलकर ज़्यादातर बातें करेंगे ना कि अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर करना है, किस तरह से प्रॉस्पेरिटी अपने जीवन में लेकर आनी है, हम लोग साथ में मिलकर ऐसा क्या करें कि हमारा स्टेटस आगे बढ़ जाए, हम लोग साथ में एक-दूसरे को कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे। आप देखोगे इनके ना बकेट लिस्ट भी बनाते हैं, हमें क्या-क्या डिज़ायर पूरे करने हैं, क्या-क्या लाइफ़ में चाहिए, उसके लिए हमें क्या-क्या मेहनत करनी है। बच्चों की प्लानिंग करने में बड़ा ध्यान रखते हैं ये लोग। एक तो 7th लॉर्ड 9th में बैठे या 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को ना संतान और संतान की प्लानिंग, संतान की लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और उसमें ये बड़ी मेहनत करते हैं। अब ये गर्भ संस्कार भी सीखेंगे, ज्योतिष भी सीखेंगे, प्रोजनी के समय में मुहूर्त का भी ध्यान रखेंगे, बेबी की कुंडली भी अच्छी बने तो उसकी टाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह की कई सारी चीज़ें ही आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर करेगा। अब जैसे किसी का 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया है, 9th हाउस आपके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का होता है, तो आफ्टर योर मैरिज आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ आपकी, जैसे मैंने 8th हाउस में कहा, इन-लॉज़ के साथ, सबके साथ बनाने की कोशिश करेगा ये व्यक्ति। वहीं पर 9th हाउस में ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ को बहुत प्लीज़ करने की कोशिश करता है और उनको फ़ोन करना, उनके साथ इन्वॉल्व रहना, उनके साथ बातचीत बढ़ाते रहना, ये भी आपके अंदर ये नेटिव का जिसका 7th लॉर्ड 9th हाउस में है, ये आपको देखने को मिलता है। तो आपके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का जो इन्फ्लुएंस है वो लाइफ में काफ़ी रहता है। आफ्टर योर मैरिज आप देखेंगे आप रिलीजियस ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है? 7th लॉर्ड 9th हाउस में अगर है,
तो आपका जो स्पाउस है, 7th हाउस इज योर स्पाउस, तो आपका स्पाउस आ रहा है धर्म के घर में। तो जैसे ही आपकी शादी हुई, आपको स्पाउस मिला, आपका जो स्पाउस है वो धार्मिक होने लगेगा, पूजा पाठ करने लगेगा, या आपके साथ बैठकर पूजाएं करने लगेगा, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करेगा, या साथ में पढ़ाई भी करते हैं ऐसे लोग, या एक दूसरे को सिखाते रहते हैं कि तुम ये वाला कोर्स कर लो, मैंने भी किया, मुझे फायदा हुआ, तुम भी ये पढ़ लो, तुम ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। इस तरह का जो ज्ञान वाला है ना, इसको एक लाइन में कहूँ तो जो स्पाउस है वो गुरु की तरह एक्ट करेगा अब आपके लिए, क्योंकि 7th हाउस 9th हाउस में जा रहा है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। स्पाउस आपको धार्मिक बनाएगा और आप भी धार्मिक बनोगे, और एक गुरु या एक पिता की तरह वो आपकी लाइफ में एक्ट करेगा। इट इज़ अ गुड पोजीशन। बस कोशिश ये करनी चाहिए इस पोजीशन में कि आप कहीं पर भी विवाह करो, रिचुअल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। आपको रिचुअल्स के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आपके घर की परंपराएँ हैं, उनका भी बड़ा ध्यान रखना है आपको, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपकी घर की परंपरा है कि हम ना किसी और धर्म में विवाह नहीं करते, उनको फॉलो करिए, उनको मानिए। आपके घर की अगर परंपरा है कि शादी के बाद ये वाला एक रिचुअल होता है, ये एक मामा के घर में एक रिचुअल होता है, फॉलो ऑल द रिचुअल्स बिना कोई क्वेश्चंस किए हुए। कुछ ही टाइम की बात होती है, शादी या विवाह जो है वो जीवन भर का खेल है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर 7वें घर के मालिक 10वें घर में चले गए, तो जैसे ही आपकी विवाह होगा, जो स्पाउस है वो हार्ड वर्किंग बनने लग जाएगा, जो स्पाउस है बहुत एम्बिशियस मिलेगा, हार्ड वर्किंग मिलेगा आपको। आपके मैरिज के बाद आप देखोगे जो नेटिव है, जिसकी कुंडली में 7th लॉर्ड 10th हाउस में गया है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है और परिवार के लिए समय थोड़ा कम ही निकाल पा रहा है। जगह भी बदलेगी, आपके विवाह के बाद आपका घर बदलेगा। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि इनकी मैरिज के बाद ये अपने पेरेंट्स वगैरह को छोड़कर थोड़ा अलग से कहीं अपने काम वगैरह की ज़रूरत के लिए चले जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। स्पाउस किसी बात को सुनेगा नहीं अब आपके, अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेने की उसकी सारी इच्छाएँ रहती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लूँगा, और सुन तो चलो लूँगा पर करूँगा अपने मन की, ऐसा स्पाउस का नेचर देखने को मिलता है। शादी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है आपके घर के अंदर। यस, तो जब आप देखोगे आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है और आपकी विवाह की बातें चल रही है अगर, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। उसकी फैमिली कैसी है, उसके पिताजी कैसे हैं, उसके दादाजी कैसे हैं, उनका ये है, वहाँ से खबर निकाल लेते हैं, वहाँ से उनके बारे में पता कर लेते हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा हैवी डिस्कशन के बाद आपकी मैरिज फाइनलाइज़ होती है। अब मदर इन लॉ का भी होता है 10th हाउस, तो मदर इन लॉ के साथ एक डीप रिलेशनशिप डेवलप होती है आपके स्पाउस की। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्लेनेट है वो मेलेफिक है, यानी कि शनि मंगल राहु केतु में से तो कहीं ग्रस्त नहीं है, या फिर वो बेनिफिक है, जुपिटर मून मरकुरी या फिर वीनस से रिलेटेड है, तो पॉजिटिव भी होता है। पर मदर इन लॉ कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती हैं। मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगता है, मतलब एक जिम्मेदारी लगती है कि यार मेरी शादी हो गई है, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने स्पाउस को लेकर, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा ताकि ये मैरिज वर्कआउट कर सके। इसलिए ये लोग बहुत सारी चीज़ों का अपने विवाह में ध्यान रखते हैं कि इनके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस सब का ध्यान रखो, उसकी सबकी केयर करो। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे समझाओ, तो इंजॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। हार्ड वर्क, काम, प्रोफेशन, स्टेटस कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती हैं। तो ये था 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में चले गए। अब आते हैं 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में चले जाएँ, तो देखिए 11th हाउस इच्छाओं का घर है। तो सबसे पहले तो आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी महत्वाकांक्षी होगा, उसे जीवन में बहुत कुछ चाहिए, उसके डिज़ायर, उसके एम्बिशन काफ़ी हाई होंगे, आपसे तो ज़्यादा हाई होंगे, या फिर अगर नहीं थे तो आपसे मिलने के बाद बन जाएगा वो ऐसा। और आप देखोगे कई बार इसकी यही जो महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, ये रिलेशनशिप को लेकर में आपको तंग भी करती हैं, आपको परेशान भी करती हैं। जैसे कि मुझे ना बड़ा घर चाहिए, मुझे इस घर में नहीं रहना है यार, चलो चलो बाहर चलो चलो, यहाँ का वॉशरूम देखा है कितना दूर जाना पड़ता है, मुझे अपने कमरे में वॉशरूम, ये इच्छाएं हैं, ये डिज़ायर है, ठीक है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ट्रिप चाहिए, मुझे वेकेशन पे ले जाओ, कितना टाइम हो गया क्यों नहीं ले जा रहे हो, ये दीज आर टाइप्स ऑफ डिज़ायर जो कभी कभी आपको लगेंगे कि चलो यार मेरा स्पाउस है मुझसे कुछ कह रहा है, चलो पूरा कर दे। बट जैसे जैसे समय बीतेगा आपको लगेगा यार तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, अब तो तुम्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। 11th हाउस में अगर आपके 7वें घर के मालिक आए हैं, तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक डील है आपके लिए। और मैं कहूँगा कि ये पोजीशन आपकी डेस्टिनी और आपके गेन्स के लिए तो बहुत अच्छी है, पर जो मैंने महत्वाकांक्षा वाली बात बताई, बस ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सबसे पहली बात, आपका जो पार्टनर है उसके थ्रू आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, उसके लक, उसके भाग्य की वजह से, चाहे आपका बिजनेस हो, आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इवन आपका जो पार्टनर है वो शुरुआत में हो सकता है कि आपके दोस्त की तरह बिहेव करे, और या फिर आपके किसी सोशल नेटवर्क से या सोशल सर्कल से ही निकल कर वो बाहर आया है आपके परिवार के, और वहाँ से आपका शादी हुआ है, आपका विवाह हुआ है। स्पाउस आपके लिए एक
एक तरह से एसेट बन जाता है। कई सारी चीज़ें अब आप उस पे डिपेंड करने लग जाते हैं। स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना, बातचीत बना के रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज़ लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं और लड़ाइयाँ इस बात पे ज़्यादा होती है कि तुमने मुझे बात नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको तंग करती हैं। आपके स्पाउस की वजह से आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, नए कनेक्शंस आपके बनेंगे, इवन आपके स्पाउस की वजह से आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखाई देंगी। तो अगर विवाह हुआ, विवाह के बाद आप कोई और काम करने लग गए जिससे इनकम शुरू हो गई, उसमें आपके स्पाउस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में दोस्ती और सपोर्ट का एक नया चैप्टर खुलता है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ पार्टनर की वजह से ही मिलते हैं आपको और वही आपके ग्रोथ के रास्ते भी खोलते हैं। बच्चों की जो डेस्टिनी है आप देखोगे इस प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में वो अपना नाम कमाएँगे, वो फेम कमाएँगे, दोनों ही कमाएँगे और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि खास तौर पे जो दूसरा बच्चा है वो काफ़ी एक्सेल करता है लाइफ में, क्योंकि 7th हाउस रिप्रेजेंट योर सेकंड चाइल्ड। 7th हाउस के लॉर्ड जब 11th हाउस में होते हैं तो जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हैं और अपने दम पे वो लाइफ में सेटल होते हैं और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एक वार्निंग भी यहाँ पे देना चाहूँगा कि कभी-कभी जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोशल हो जाता है, मतलब लोगों से मिलना, पार्टीज़ में जाना, सोशल गैदरिंग्स में जाना, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये करूँगा ना तो इससे मेरा ही फ़ायदा है, नए लोगों से जुड़ना, उससे काम मिलेगा या फिर कोई नया इनसाइट मिलेगा। पर आपको कई बार इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो सकती है कि यार ये देखो, ये बार-बार जब देखो फ़ोन पे रहता है या फ़ोन पे बातें करता रहता है, जब इससे बात करो तब कहीं जाने का प्लान बना लेता है। जब हमारे मूवमेंट्स होते हैं तो इनके परिवार वालों के, रिश्तेदारों के या किसी दोस्त के कॉल आने लग जाते हैं और इस तरह से आपको ये तंग कर सकता है कि मेरा पार्टनर इज़ टू मच सोशल या वो सोशल गैदरिंग्स वगैरह में ज़्यादा जाने का उसका मन करता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बात उनको समझानी है, झगड़नी नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। इवन अगर आप ऐसा आपको लगता है कि आप भी उनके दोस्तों के साथ जेल अप कर सकते हो, तो भी आपकी शादी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, उन पार्टीज़ में आप भी जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पे आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं और आप एक्चुअली में उसे एन्जॉय करने लग जाते हैं इसी चीज़ को। तो याद रखिए, अगर 7th हाउस लॉर्ड 11th में होते हैं तो शादी सिर्फ़ एक कंपेनियनशिप नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपके लिए और इसके लिए इसमें जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा और जीवन भर मिलेगा। अब आखिरी पोज़ीशन पे चलते हैं दोस्तों, व्हिच इज़ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस। शादी के बाद जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं वो इंक्रीज़ होंगे आपके। पार्टनर पर भरोसा करना या ना करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए। यस, कई मामलों में आप देखोगे कि यार इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? वो कह तो रहा है मुझे सेकंड चांस दे दो, मैं बदल जाऊँगा, पर पास्ट में तो वो ऐसा कभी बदला नहीं था। तो उस पे ट्रस्ट करना आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। कभी-कभी स्पाउस ऐसी सिचुएशन में आपको ले जाता है जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करते हैं कि यार मुझे ये इतना तंग कर रहा है या इतना परेशान कर रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता और इतना झेल भी नहीं सकता, या आप अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेते हैं। ये 12th हाउस में अगर बैठा है तो आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी जो विवाह से रिलेटेड जो डिज़ायर होते हैं वो भी थोड़े से अनफुलफिल्ड से रह जाते हैं। आप जिस तरह का पार्टनर चाहते थे, जिस तरह की मैरिड लाइफ चाहते थे, शायद आपको वैसी नहीं मिली, उससे थोड़ी-सी अपोज़िट मिली है आपको। यहाँ पर क्योंकि विदेश का घर है, तो आम तौर पे ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं, उनका जो जन्म स्थान है, वो काफ़ी दूर होता है। 7वें के मालिक 12वें में बैठे हैं, 12वें के मालिक 7वें में बैठे हैं। वैसे मैंने 12वें घर के लिए एक पूरा वीडियो बनाया है, जो कुछ ही दिन पहले डाला था। कई सारे लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूँगा या फिर आप हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। अब अच्छी बातें क्या हैं? सबसे पहला तो अगर आपका पार्टनर, वैसे आम तौर पे इनको बिल्कुल टोटल अलग पर्सनैलिटी या अलग लाइकिंग वाला स्पाउस मिलता है या विदेश से स्पाउस मिलता है या फिर जब ये विदेश से ट्रैवल कर कर आते हैं तब इनको जाकर इनकी शादी होती है या इनको घर में कोई रिश्ता आता है। आपका इस पार्टनर जो है अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए और स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, सम्मान दे और उसे पढ़े लिखे और अप्लाई करे लाइफ में, तो मैरिड लाइफ ठीक होती है। आपका जो पार्टनर है आप देखोगे कि शादी के बाद वो इन्वेस्टमेंट फ़ोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो आपकी इनकम में आकर बोलता है कि इसे यहाँ लगा देते हैं, ये ज़मीन खरीद लेते हैं, ये गोल्ड में डाल देते हैं और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कर गया है। पर कहीं न कहीं आप ये भी फ़ील करोगे कि जो स्पाउस है ना, उसकी वजह से आप बंध बहुत रहे, बंधन हो रहा है आपकी लाइफ में और आप उतना फ्री नहीं फ़ील कर पा रहे जितना आप पहले फ़ील किया करते थे जब आपका विवाह नहीं हुआ था। पार्टनर जो है उसकी, जैसे मैं कह रहा हूँ ये विदेश का घर है तो वो थोड़ा-सा विदेशी या दूसरे कल्चर का हो सकता है आपका पार्टनर, दूसरे एथनिसिटी का भी हो सकता है आपका पार्टनर और आपके विवाह के बाद विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के योग भी इंक्रीज़ कर देगा अगर 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। नॉट अ वेरी एक्सीलेंट पोज़ीशन मैं कहूँगा, बट अगर इसको सही से मैनेज किया गया तो कोई खराब पोज़ीशन भी नहीं है। सही से मैनेज करना मतलब
पहले तो पार्टनर जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको कम एसी पसंद, उसे ज़्यादा एसी पसंद है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है? वो ज़्यादा ठंडा करके सो रहा है तो आप एक कंबल और ओढ़ के सो जाइए। ये है एक्सेप्टेंस। जब आप जितना लड़ोगे उतना ये चीज़ें बदलेंगी, उतना चीज़ें क्योटिक हो जाएँगी आपके लिए। दूसरे धर्म, दूसरे एथनिसिटी में अगर आपके घर परिवार में समस्या होती है, तो आप देखोगे कि आप जिसके साथ भी विवाह कर रहे हो, अगर वो थोड़ा-सा अलग नहीं है, तो एक्चुअली में वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो थोड़ा-सा अलग है, तो ये तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था ना वैसा मिलने वाला है, तो आप एक्चुअली में उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये वाली बात भी आ जाती है। और थ्रू आउट जब आपके 8 साल, 10 साल बीत जाएँगे विवाह को लेकर, तब आप देखोगे कि एक डीप सोलफुल या स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ आपके स्पाउस का बन चुका है। और ये बनाने के लिए आप दोनों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती है वो साथ में करनी शुरू करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों, अगर सातवें घर के मालिक पूरे 12 घरों में कहीं पर भी बैठे तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर विवाह के घर में कोई प्लेनेट बैठा है तो वो किस तरह से रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर किसी के शनि बैठ जाए सातवें घर में, तो शनि एक कोल्ड प्लेनेट है, तो शादी के शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में बहुत तकलीफ होती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। शनि की दृष्टि आ जाए 5वें घर से, पहले घर से या 10वें घर से, शादी में देरी भी कराता है, डिले भी कराता है और आफ्टर मैरिज कई तरह की अनबन, लड़ाई झगड़े या कमियां गिनाने वाला पार्टनर मिलता है आपको कि तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारी वो कमी, तुम्हें ये सुधारना चाहिए, तुम्हें वो सुधारना चाहिए। शनि इसी तरह से विवाह के घर में काम करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी मैरिज से शुरुआती सालों में तो बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते। बहुत केसेस में ये चीज़ इस हद तक बढ़ जाती है कि चलो अब हम अपने रास्ते अलग-अलग कर लेते हैं। नॉट ऑलवेज़, पर मैं बहुत सारे केसेस में कि अब हम अलग-अलग रहेंगे क्योंकि भैया तुम इतने कोल्ड नेचर के हो, थोड़ा-सा भी रोमांस तुमसे होता नहीं है, थोड़ी-सी प्यार भरी बातें तुमसे होती नहीं, कमियाँ गिनवा लो तुमसे या डिमोटिवेट करवा लो मुझे, वो तुमसे ज़्यादा होता है। इस तरह का तंग करता है शनि यहाँ पर आकर। लेकिन शनि याद रखिए, शनि लंबे रेस का घोड़ा है, इसलिए आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो भले कितना आपको क्रिटिसाइज़ करे या भले ही कितना आपके अंदर कमियाँ गिनाए, कोल्ड नेचर उसका कितना हो, पर वो हाथ थाम कर रखने वालों में से है, कमिटमेंट देने वालों में से होता है कि ठीक है, हम लड़ाई झगड़े खूब करते हैं पर मुझे रहना तुम्हारे साथ है। ये अगर शनि बैठे हैं 7वें घर में तो इस तरह के रिजल्ट देंगे। वहीं पे अगर बुध बैठ जाए 7वें घर में तो आप देखोगे कि जो स्पाउस है वो यंग है उम्र में, शनि में थोड़ा ओल्ड मिलता है, बुध में यंग मिलता है, देखने में भी यंग और उम्र में भी यंग हो सकता है आपका। और जॉली नेचर का मिलेगा, हँसता, खेलता, रोस्ट करता हुआ, कॉमेडी करता हुआ, जैसे भाई-बहन एक-दूसरे से नहीं लड़ते हैं वैसे मज़े करने वाला फन लविंग आपको आपका स्पाउस मिलता है। और आप एक्चुअली में आप ये चीज़ चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके स्पाउस के अंदर होनी चाहिए क्योंकि मरकुरी तो आपका बैठा हुआ है। मरकुरी जब यहाँ पर बैठता है तो कुछ टाइम बाद स्पाउस के साथ आपका चेहरा और आपकी हैबिट्स बड़ी मैच करने लग जाती है। और ऐसे लोग जितना प्राइवेट रहे उतना मज़ा करते हैं, जितना ये सोशल गैदरिंग्स में बड़े ऑकवर्ड से हो जाते हैं, परिवार के साथ भी ऑकवर्ड से हो जाते हैं, लेकिन अपने फ्लोर पे या अपने कमरे में आके ये बिल्कुल एकदम से ओपन होते हैं एक-दूसरे के साथ और प्लेफुलनेस और सारी चीज़ें इनकी मैरिज में इन्वॉल्व रहती है। वहीं पर अगर चंद्रमा बैठ जाए आपके विवाह के घर में, चंद्रमा एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है मैरिड लाइफ में, तो शुरुआती टाइम में आप देखोगे कि ये शादी मुझे चलानी है, नहीं चलानी, इससे रिलेटेड कई सारे सवाल, मदर इन लॉ का बड़ा इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में, पैसे आते तो हैं पर बचते नहीं हैं, ये वाले सवाल उठ जाना और कई बार मूड स्विंग्स होना कि सही शादी हुई है या नहीं हुई है। कई बार बहुत प्यार आता है कि जो भी है सही मिला मुझे और कई बार ऐसा लगता है कि यार और बेहतर भी मिल सकता था क्योंकि चंद्रमा वो मूड स्विंग्स है जो बार-बार बदल रहा है। आसमान में भी आप देखिए वो बार-बार चेंज होता है। तो विवाह के घर में आया है तो आपका मूड अपने विवाह को लेकर, बिज़नेसेस को लेकर कई बार बदलता है। ऐसे लोग जब बिज़नेस भी करते हैं जिनका चंद्रमा 7वां घर है, तो एक बिज़नेस पे या एक इनकम फ्लो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रखते, उसे बदलते रहते हैं। वहीं पर अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप देखोगे कि ईगो क्लैशेज़ होना या फिर डोमिनेंस होना आपके स्पाउस का, ये आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा। इवन आप ऐसा कहोगे कि यार यहाँ पर ना इनके परिवार में अलग तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं, ये मेरी बात कोई सुनता नहीं है और अपनी बातें ये लोग करवाते रहते हैं। 7वें घर में जो सूर्य है वो नीच के माने जाते हैं, डेबिलिटेड माने जाते हैं। तो आपकी या आपके स्पाउस की पहले कहीं पे कोई लव अफेयर था या कोई शादी फिक्स हुई थी, कोई रोका हुआ था, कहीं शादी होने वाली थी और होते-होते नहीं हुई और फिर आपका विवाह इनके साथ हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ या आपके स्पाउस के साथ। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हुआ होगा और उसके बाद फिर आपका विवाह होता है। ये सूर्य यहाँ पर बैठकर, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ से डिसैटिस्फाई हो जाता है और काफ़ी टाइम रहता है, 6 से 8 साल तक ये अपनी मैरिड लाइफ से डिसैटिस्फाई रह सकता है और इस वजह से ये चीटिंग के या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्रिएट कर देता है आपकी मैरिज में। नॉट ऑलवेज़, जुपिटर इज़ देयर, जुपिटर की दृष्टि है वहाँ पे या शनि की दृष्टि है तो फिर नहीं होता, अदरवाइज़ दिस प्लैनेट कैन क्रिएट, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन है तो आपकी कुंडली में क्रिएट कर सकता है। नॉट अ वेरी गुड, विवाह के घर के लिए सूर्य सूर्य का काम वहाँ पे नहीं है।
सूर राजा साहब है ना, उनको झुकना पड़ता है। विवाह के घर में हर किसी को झुकना पड़ता है, राजा साहब को झुकना नहीं आता। इस वजह से ईगो क्लैशेस, एरोगेंस आना, ये सब देखने को मिलता है विवाह में। वहीं पर अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं तो विवाह के घर में शुक्र में इंसान की अपने स्पाउस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर हो जाते हैं। वो अपने स्पाउस को वर्ल्ड बेस्ट स्पाउस दिखाना चाहता है, इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा कोई नहीं है, चाहे वो फैशन सेंस में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो प्रोफेशनल किसी चीज़ में या बिजनेस स्किल में हो। आप चाहते हो कि आपके स्पाउस को दुनिया एक बेस्ट स्पाउस की तरह देखे। अब वो अगर बेस्ट नहीं है तो आप उसको बहुत जज करने लग जाते हो, उसको कहते हो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, उसको देखो, कंपेयर करने लग जाते हो एक्चुअली में आप, जो कि आपकी मैरिड की लाइफ की जो क्वालिटी है उसे खराब करने में पूरा पूरा योगदान देगा। यही चीज़ से आपको बचना है। देखिए, हम ज्योतिष किस लिए सीखते हैं? इसीलिए तो सीखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और हम अपने व्यवहार को बदलकर उन गलतियों को सुधार लें। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे गुरु बैठे हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिसका जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, उसके लिए मैरिज उतनी फ्रूटफुल नहीं थी, लेकिन जिससे उसने शादी करी उसका लक बड़ा शाइन हुआ, क्योंकि जुपिटर तो 7वें घर में आपके बैठ के 7वें घर को दबाएगा, हैवीएस्ट प्लेनेट है। लेकिन आपके स्पाउस के लिए यही पोजीशन बड़ी लकी साबित हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बोलता भी हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी कन्या मिले जिसके 7वें घर में जुपिटर हो या गुरु की दृष्टि आ रही हो, तो उसको पकड़ लीजिएगा, उससे विवाह करने की बात रखिएगा उसके सामने। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर 7वें घर में मंगल बैठ गए हैं, मंगल जब यहाँ पे बैठ जाता है तो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का आपके अंदर आ जाता है कि आप अपने स्पाउस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हो, उसको डायरेक्ट करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि तुम ये नहीं, तुम ये करो। जो कि आपका स्पाउस अगर कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि बड़ी रेयरली होता है। लेकिन अगर वो नहीं माने, नहीं सुने, तो आप जीवन भर एक ही लाइन कहते रहोगे कि मैंने तुम्हें इतनी बात समझाई, तुम अगर उसमें से 10% भी मान लेते तो तुम्हारी ज़िंदगी का भला हो जाता। ऐसा भी देखने को मिला है। मंगल अपने लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन लेकर आता है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी डिज़ायर फुलफिल करेगा, बट मैरिड लाइफ में एग्रेशन, थोड़ी-सी फाइट्स, झगड़े ज़्यादा और थोड़ा-सा लिटिल बिट वायलेंस भी ऐड कर देता है। मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, आपका स्पाउस आपके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में किसी में इन्वॉल्व रहे, जैसे वॉक पे जाओ, ठीक है? या अगर जिम या योगा कर सकते हैं साथ में आप, तो वो साथ में करिए। नहीं तो वॉक इज़ ओके, जाइए, आप देखिएगा आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु की बात आती है, तो राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवोर्स या सेपरेशन कराने की चीज़ें तो नहीं करता, बट राहु अगर यहाँ पर बैठा है तो टू मच अटैचमेंट या टू मच रिक्वायरमेंट आपको अपने पार्टनर के साथ है, बट डिससेटिस्फाइड मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका पार्टनर वो सारी अटैचमेंट या फिर आपने जितना दिया उसको, जितना गिव किया, जितना केयर दी, उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता है। आपके जो विचार होते हैं उनको वो नहीं समझ पाता, जिस वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। आपका अगर राहु बैठा है विवाह के घर में, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपकी शादी हो रही तो जो कोर्टशिप पीरियड होता है ना, उसमें ही 2-4 बार झगड़ा कर लोगे आप, ठीक है? क्योंकि आप रखा राहु बैठा हुआ, बातें ही ऐसी करोगे कि सामने वाला कहेगा कि अरे बाप रे! ये तो अभी ऐसी बातें कर रहा है या कर रही है, जब ये घर में आ जाएगा तब तो क्या ही करेगी या क्या ही करेगा, नहीं पता। जी, तो वहाँ पर भी दिक्कत होगी। अब विवाह हो गया तो विवाह के बाद अलग-अलग तरह की समस्याएँ क्रिएट होती हैं। ये सारी चीज़ें राहु जिसका 7वें घर में बैठा है, ये खुद ही क्रिएट करता है, क्योंकि इसके दिमाग में अजीब-अजीब विचार आते हैं जिनको ये रियल मान रहा होता है, और फिर वो सारी डिस्कशन ये अपने स्पाउस के साथ करता है कि यार तुम ना अपनी मम्मी की बहुत बातें सुनते हो, तुम्हें नहीं सुननी चाहिए। अरे यार, किसी को भी बोलोगे तो कहेगा क्यों नहीं सुननी चाहिए, तुम भी तो सुनती हो या तुम भी तो सुनते हो। इस तरह से फिर झगड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो राहु डिससैटिस्फाइड करने का पूरा कारण क्रिएट करता है, अनलेस अनटिल जो आपका स्पाउस है वो बहुत ओपन ना हो जाए विचारों को लेकर, और वो अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए। अगर वो इस तरह का है तो ही आपको संभाल पाएगा, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस करेंगे डिससैटिस्फैक्शन अपनी मैरिड लाइफ में। और केतु में तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, केतु का काम मोक्ष दिलाने का है, तो 7वें घर में केतु अगर बैठा है तो विवाह से मोक्ष दिलाने की बात करता है कि भैया इनमें कुछ नहीं रखा, यहाँ से भी मोक्ष की तरफ आगे चलो। अब आपका स्पाउस स्पिरिचुअल हो, आपके स्पाउस के अंदर विजडम बहुत ज़्यादा हो, वो ज्योतिष को सीख रहा हो, या वो किसी तरह से रिसर्च के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, तब तो ठीक है। अदरवाइज एक ही घर में आसपास रहते हुए भी बहुत दूर रहते हैं ऐसे लोग जिनका केतु 7th हाउस में बैठा होता है। मैरिज उतनी स्मूथ नहीं जाती जितनी जानी चाहिए थी। तो ये थे, अगर 7वें घर में आपके क्या क्या कंडीशन बन रही है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और एक बार फिर आप सभी को मैं रिमाइंड करा देता हूँ, मेरा लाइव एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें अब तकरीबन 8 से 9 सीट अभी भी खाली हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो मुझसे 4 साढ़े 4 महीने जुड़कर आराम से ज्योतिष के हर एक कॉन्सेप्ट को, मेरे जितने भी थॉट्स रहे, मैंने जितना भी सीखा समझा है ज्योतिष को, वो सीख कर वाओ मूवमेंट्स क्रिएट करना चाहता है अपनी लाइफ में, और जो जिसकी भी कुंडली आप पढ़ो उसकी लाइफ में, तो ज़रूर आइए हमारे एस्ट्रोलॉजी के लाइव बैच में। और ये बिल्कुल लाइव है, जिसमें हम हंसी मजाक बहुत करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे डायरेक्टली ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो, और हम
खूब सारी पढ़ाई करते हैं और ज्योतिष के नज़रिए से या ज्योतिष के लेंस से दुनिया को हम देखते हैं। ये कोर्स 16 क्लासेस का कोर्स होता है, 4 महीने अमूमन चलता है और अगर थोड़ी नई बातें आ जाती हैं तो क्लासेस एक्सटेंड भी हो सकती हैं, बट हम 16 क्लासेस का ये कोर्स रखते हैं और यहाँ पे शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से और फिलॉसफी से और फिर धीरे-धीरे हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि रेट्रोग्रेड, कंबस्ट प्लैनेट, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, उसके बाद जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसको लिटिगेशन, स्पाउस, संतान, कितने योग हैं, कब हो सकता है, उनकी टाइमिंग करना, मनी, वेल्थ, इनकी प्रॉब्लम्स, जॉब स्विच, इन सारी चीज़ों की जो इश्यूज़ आते हैं लाइफ में, इसको कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, रेमेडीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, दशा को कैसे पढ़ते हैं, ट्रांज़िट को कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उसे भर सकते हैं, मेरी टीम आपको इससे कॉन्टैक्ट कर लेगी। 2 तरह के हमारे बैच हैं, एक एस्ट्रोलॉजी प्रीमियम, जिसमें भी आपको आना हो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दीजिए, टीम आपसे जुड़ लेगी और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे।